सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। करप्शन के खिलाफ जहाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह वो नारा था जिसने अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। इमरान खान साहब ने अपनी 22 साला सियासी जदोजहद में सबसे ज़्यादा इसी नारे पर जोर दिया। मुल्क में तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह करप्शन करार दी। हाल ही में FIA की जानिब से आटा और चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद एक जानिब जब इमरान खान को सराहा जा रहा है तो दूसरी जानिब यह बहस भी जारी है कि रिपोर्ट तो पहले ही लीक हो गई थी और हुकूमत को बाद में मजबूरन इस रिपोर्ट को पब्लिक करना पड़ा। माजी में इमरान खान साहब यह भी कहते रहे हैं कि जब ऊपर से करप्शन होती है तब ही नीचे वालों को मौका मिलता है कि वो करप्शन करें। अब जो लोग चीनी और आटा बहरान में मुलविस पाए गए हैं, क्या जब वो फायदा उठा रहे थे तो इमरान खान साहब लाइल थे? और अगर लाइल थे तो आखिर क्यों? दूसरी जानिब अपोजिशन के बयानात इस रिपोर्ट से मुतालिक मुसलसल बदल रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चीनी माफिया के नाम बताएं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि रिपोर्ट आ गई है, अब बस चीनी माफिया को सजा दें। दूसरी जानिब मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि रिपोर्ट लीक हुई है। शाहिद खाकर अब्बासी ने फरमाया कि रिपोर्ट झूठ का परिंदा है। राना सनाउल्लाह फरमाते हैं कि रिपोर्ट पब्लिसिटी के लिए जारी की गई। अपोजिशन पहले इस तरह रिपोर्ट पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती रही, फिर बयानात बदले गए, अब खामोशी छा गई है। आपको याद होगा कि इसकी वजह क्या है। जो पानामा JIT की रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी पहले शादियाने बजाए गए, मिठाइयां तकसीम की गई और उसके बाद खामोशी हो गई। भंगड़े भी डाले गए थे, मिठाइयां भी तकसीम की गई थी, लेकिन आखिर में जो चीज छाई थी वो खामोशी थी। अब सवाल यह है कि ये रिपोर्ट और मजीद जो आने वाली रिपोर्ट्स हैं, क्या वो हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं? और ये रिपोर्ट्स इमरान खान को सियासी तौर पर आखिर कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं? क्या इमरान खान साहब ने कमर कस ली है? बतौर वजीर आजम इमरान खान, करप्शन माफिया के खिलाफ जिस जंग का आगाज किया गया है, क्या वाकई ये जंग करप्शन माफिया के खिलाफ है या फिर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात इसकी सबसे बड़ी वजह है? आटा चीनी बहरान के जिम्मेदार किरदारों के नाम मंजरेआम पर आने के बाद क्या मुल्क में एक बार फिर नया सियासी खेल शुरू हो चुका है? एक जानिब अपोजिशन की मायने खेज खामोशी भी अवाम के लिए सवालिया निशान बनती जा रही है कि आखिर क्या वजह है कि अपोजिशन की जानिब से इंतहाई ठंडा रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। 25 अप्रैल के बाद पाकिस्तान की सियासत में आखिर क्या होने जा रहा है? क्या वाकई जिम्मेदारान को सजा भी मिल पाएगी? सवाल यह है कि क्या यह मुनासिब मौका था आटा चीनी बहरान के जिम्मेदारों को बेनकाब करने का? क्योंकि आप सब जानते हैं कि सूरत हाल इस वक्त काफी नाजुक है। पूरी दुनिया, पाकिस्तान भी कोरोना वायरस की इस वक्त लपेट में है, हालत जंग में है। और हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्योंकि आज वजीर आजम इमरान खान ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा है कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है और उसके बाद सूबे खुद ये फैसला कर सकते हैं इसमें नरमी की जाए या नहीं की जाए। ताजिर इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए हुकूमत क्या हिकमत अमली तैयार कर रही है? दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की तकर्री के मामले पर भी वफाकी वजीर अली जैदी के मुदाखलत पर बरहमी का इजहार करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इन तमाम चीज़ों पर मजीद बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कराएं, साथ साथ मोहम्मद जुबैर भी इस वक्त हमें, साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। विद योर परमिशन समी साहब, मैं साबिक गवर्नर साहब से शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि अपोजिशन का मौक़िफ़ आना चाहिए पहले। मोहम्मद जुबैर साहब, ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले, इलेक्शन जीतने से पहले ये कहा था करप्शन जब ऊपर से होती है पर नीचे के वुज़रा को नीचे के लोगों को मौका मिलता है, उनको शय मिलती है, वो भी करप्शन करें। अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो अपोजिशन का रद्द-ए-अमल उस तरह से नहीं है जिस तरह से इमरान खान साहब का हुआ करता था जब वो अपोजिशन में थे और आप हुकूमत में थे। मेरा ख्याल है इमरान खान ज़ाहिर करप्शन के खिलाफ उन्होंने एक बहुत आवाज़ बुलंद की थी और करनी भी चाहिए थी। पाकिस्तान करप्शन के हवाले से एक मोस्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्री एक इशू तो है, लेकिन उसका तज़किया वो सही नहीं करते थे और उसको हल करने का तरीक़ेकार कभी उनको नहीं पता था। वो सिंपल बहुत ही सादगी से ये कहते थे अगर ऊपर करप्शन नहीं होगी तो नीचे वाले नहीं करेंगे। भाई नीचे वाले अपने मनसक से करते हैं, उनकी अपनी कमज़ोरी होती है, उनकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। बात यह है कि अगर नीचे वाला हो या ऊपर वाला हो या किसी सतह पर भी हो,
अगर आपका सिस्टम ऐसा होगा जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे, कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सही तरीके से नहीं होगा, तो वो लीड करेगा इनवेरिएबली टू करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस। बड़े बड़े जो दुनिया के इदारे हैं उसमें या बैंकिंग सिस्टम में क्यों नहीं करप्शन होती? इसलिए नहीं होती है कि वहाँ रेल पेल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। तो एक तो इमरान खान का तजज़िया बिल्कुल भी सही नहीं था, मासूमाना था कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये भी उस वक्त समझते थे कि इमरान खान जहाँ से बात कर रहे हैं उनके अपने भी लेफ्ट राइट सेंटर पर वैसे ही लोग बैठे हुए हैं जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में हैं। कोई भी ऐसा शख्स उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया था मिसाल, और या उनके साथ काम करने से जब हुकूमत बनाने का वक्त आया तो परवेज इलाही मिसाल के तौर पर, जिसको वो कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और उनके साथ बिल्कुल गर्मजोशी से हाथ भी मिलाया और हुकूमत का हिस्सा भी बने। तो इमरान खान के कोई वो जो असूल थे, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, कभी हुकूमत में नहीं आए होते, तो आप बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब आप सिस्टम में आते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपको आपकी मजबूरियां क्या होती हैं, ऑल दैट स्टफ। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं? आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि अपोजिशन के दोस्त मुख्तलिफ होते हैं, फिर हुकूमत में आके वही दोस्त मुखालिफ भी हो जाते हैं, हुकूमत के दोस्त अलग होते हैं, अपोजिशन के अलग होते हैं। ये सियासत आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं, आप बता सकते हैं ये सही है कि अपोजिशन, जहांगीर तरीन साहब जब अपोजिशन में इमरान खान साहब थे तो बेहतरीन दोस्त थे, लेकिन जब हुकूमत में आए तो फिर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है? क्योंकि उस वक्त कोई, जब आप ऑपोजिशन में होते तो आपके कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती। जुबैर साहब, मेरी आवाज आ रही है? आपके पास कोई चीज पर आपका कोई इशू नहीं खड़ा होता कि ये मिनिस्टेरियल पोजीशंस की तकसीम है या पावर कैसे शेयर की जाएगी एंड सो ऑन। तो आप ऑपोजिशन में होते हैं, खुले डुले होते हैं, जो मर्जी आए वो बोल देते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि जब कोई भी चीज की प्राइस बढ़ती थी तो फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर, चाहे वो असद उमर थे जो इनके शैडो फाइनेंस मिनिस्टर थे, या इमरान खान, वो क्या कहते थे कि कीमतें बढ़ती नहीं है, बढ़ाई जाती हैं। अभी इतना मासूमाना था, मतलब पीटीआई ने तो हदें क्रॉस कर दी थी ऑपोजिशन में रह के कि कीमतें बढ़ती नहीं है, जबरदस्ती बढ़ाई जाती हैं, रुपए की कदर गिरती नहीं है, गिराई जाती है। ऐसा होता ही नहीं है, बिल्कुल गलत बातें करते थे। और उसकी वजह से वो जो आप लोग कहते हैं ना यू टर्न ऑफ मीडिया चलाता है उनके पुराने वो स्टेटमेंट, तो उससे भी पता चलता है कि या तो लैक ऑफ नॉलेज की, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, चाहे वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का हो या नैब ऑर्डिनेंस को चेंज करने का हो या एमनेस्टी स्कीम का हो, किसी इशू पर भी अगर आप देखते हैं कि यू टर्न किस वजह से लिया, क्योंकि उस वक्त समझ बूझ ही नहीं थी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, बेसिक इश्यूज की। तो जो मर्जी होता था, हुकूमत की मुखालफत करनी है बराए मुखालफत, तो उसका अब मुआवजा वो जाहिर है अब देना पड़ रहा है। तो अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल है मजमूई तौर पर? क्योंकि जैसे मैंने पहले सवाल आपसे ही किया था कि आज जो मजमूई तौर पर रद्द-ए-अमल अपोजिशन की जानिब से सामने आ रहा है, वो काफी मतलब जबरदस्त तरीके से नहीं, आपने इसको डिफेंड नहीं किया, आपने फ्रंट फुट पर आके नहीं खेला। इमरान खान साहब आपकी हर चीज़ को सामने लेकर आते थे, फ्रंट फुट पर खेलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, गुफ्तगू होती थी, तमाम चीज़ों को सामने लेकर आते थे। लेकिन अभी हमने देखा है अपोजिशन शायद उस तरह से बात नहीं कर रही, और हुकूमत भी इसको कह रही है कि 2018 से पहले आपने भी, पंजाब हुकूमत ने भी जो वहां पर सब्सिडी दी है वो 30 अरब के करीब है, तो ये पर्चा तो आपके खिलाफ भी कट रहा है। क्या ये वजह हो सकती है? नहीं जी, बिल्कुल। ये देखें, एक तो वो इमरान खान कैसे खेलते थे और हम कैसे खेलते हैं, ये एक डिफरेंस हो सकता है। शायद अफरीदी ओपन आते थे और वो छक्कों से स्टार्ट करते थे, और एक दूसरा ओपनर आता है, उसने भी रन चेज करना होता है, वो किसी और तरीके से करते हैं। तो बिल्कुल हम भरपूर तरीके से मुखालफत कर रहे हैं, और हम इसकी मुखालफत इस हद तक कर रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं उसको बिल्कुल सिंपल से तरीके से आपको पहले फैक्ट बता दूं, ये कि रिपोर्ट लीक हुई थी नहीं हुई थी वो पीछे की बात है। मेन इशू ये है कि सितंबर, देखिए 18 अगस्त 2018 को पीटीआई की हुकूमत आई, 2 हफ्ते के अंदर अंदर शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास होता है, जिसके चेयरमैन है रजाक दाऊद साहब, जो कि कमर्स मिनिस्टर भी थे, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी थे, और वो प्रपोज करते हैं कि 10 लाख टन चीनी को एक्सपोर्ट किया जाए। 2 हफ्ते अभी हो गए हुकूमत को आए थे, और तीसरे हफ्ते में वो ईसीसी में आ जाते हैं। ईसीसी में आके वो धड़ से अप्रूव हो जाते हैं। अब आप फुर्ती देखें, सेंस ऑफ अर्जेंसी देखें। मैं 3.5 साल ईसीसी का मेंबर रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि 10 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट का अगर समरी आएगी तो उसके अंदर उसके ऊपर
100 सवाल पूछे जाएंगे। क्यों, प्रोडक्शन की क्या कंडीशन है, क्या शॉर्टेजेस तो नहीं हो जाएंगी, कितने अरसे के लिए आप एक्सपोर्ट की इजाजत दे रहे हैं, सारे सवालात होंगे। इन्होंने कोई सवाल नहीं किया, अनलिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए एक्सपोर्ट अलाउ कर दी। और आपको मैं बता दूं कि सितंबर 2018 में जो इजाजत थी वो खत्म हुई है जाके 11 फरवरी 2020, जब पाकिस्तान में तूफान बर्पा हो चुका था, चीनी की किल्लत थी, प्राइसेस आसमान तक पहुंच चुकी थी। एटलीस्ट 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो सिर्फ मैंने जनवरी के महीने में, टॉक शोज अलग हैं, आर्टिकल अलग लिखा था कि भाई आप खुदा के लिए एक्सपोर्ट बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं कि इमरान खान की, आप कह रहे हैं कि तारीफें, आपसे मेरा मतलब यह है कि वो पीटीआई वाले कहते हैं कि रिपोर्ट तो बात की बात है। तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर हुकूमत में आने के बाद 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत, वही जाके उससे अगले हफ्ते काबीना ने इजाजत दी। सब्सिडी की बात की गई, सब्सिडी ये मना की गई, उसकी लॉजिक की डिवैल्यूएशन इतनी हो चुकी है तो जो एक्सपोर्टर को फायदा, जो गैप था तो उसको डिवैल्यूएशन में वैसे हो गया, तो सब्सिडी नहीं देने का फैसला किया गया। लेकिन वो जो ब्रिटेन से इंटरेस्टेड हुकूमत के अपने लोग थे वो पहुंचे पंजाब हुकूमत के पास। पंजाब के जो फूड फैक्ट्री है उन्होंने अपोज किया, रिटर्न अपोज किया, 3 समरीज लिखी अपोज करने, लेकिन उस्मान खुदार साहब ने अप्रूव कर दिया। उसके बाद आप आ जाए जून 2019, असद उमर आप वजीर खजाना नहीं रहे, वो फ्लोर ऑफ द हाउस को 20 जून 2019 को तकरीर करते हैं और ये कहते हैं कि चीन में जो गड़बड़ हो रही है और जो तमाम चीजें हो रही हैं, मैं वजीर आजम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। वजीर आजम नहीं इन्वेस्टिगेट करते। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि देखिए वो तो अगर उन्होंने कुछ नहीं छुपाना था तो वो रिपोर्ट की उन्होंने रिलीज कर। भाई क्वेश्चन ये है कि जब एक्सपोर्ट की गई थी तो वजीर आजम ने क्यों सवाल पूछा, जब सब्सिडी पंजाब की हुकूमत ने की तो वजीर आजम ने किसी ने पूछा, जब असद उमर ने तकरीर में कहा इन्वेस्टिगेशन करें तो क्यों उन्होंने कुछ किया। फिर जब किल्लत हो गई थी और एक दूसरी तरफ और किल्लत होने की वजह से प्राइस शूटअप होनी शुरू होगी, दिसंबर में शूटअप होती रही, जनवरी में हर रोज 50 दफा हर चैनल पर चल रहा था कि चीनी की किल्लत है, चीनी की प्राइस बढ़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हम कर रहे हैं, चीखें मार रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट तो बंद करो। अब आप मेरे से ये पूछें कि हम ये कहते हैं कि आप ये बता दें कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एक्सपोर्ट कौन कर रहा था। अब ये सीधा सीधा सवाल बनता है कि नहीं बनता, या मैं ये कहूँ कि वाह वाह रिपोर्ट उन्होंने रिलीज कर दी है FIA। सॉरी, दैट इज नॉट द मेन इशू। द मेन इशू इज मिसमैनेजमेंट, इनकॉम्पिटेंस, करप्शन, और उसमें वजीर आला को जवाब देना है कि उन्होंने क्यों सब्सिडी दी थी बावजूद इसके कि फेडरल कैबिनेट ने मना किया था। अच्छा, समी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, समी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। समी साहब ये बताइएगा, ये तमाम, आज मैं अखबारात देख रहा था तो उसमें ज़्यादातर जो गुफ्तगू थी, ज़्यादातर जो आर्टिकल्स लिखे गए थे, कॉलम्स लिखे गए थे, वो इसी गुफ्तगू पे लिखे गए थे, सारी चीज़ों पे लिखे गए थे। मामला ये सामने आ रहा है कि शायद इमरान खान साहब को परहैप्स उनको सब कुछ पता था, हर चीज़ का आइडिया था, लेकिन शायद इस वक्त जहांगीर तरीन साहब से दूरी इख्तियार करने की सबसे बड़ी वजह यही हो सकती थी, या लॉजिक ये हो सकता था इसके पीछे। आप समझते हैं ये बात होगी, या फिर वाकई में इमरान खान साहब लाइल थे सारी सूरत हाल से? शुक्रिया सलमान। अच्छा, मैं क्योंकि ज़ुबैर उमर साहब हमारे साथ, ज़ुबैर साहब ये बयान कीजिए, अब आपने पूरा इसका अहाता किया है सारा के जिसमें मिसमैनेजमेंट है, लेकिन एक हमें नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी अब इशू होगा, इसलिए कि जहांगीर तरीन साहब का एक अपना क्लाउड है और बड़े कम नंबर है तहरीक इंसाफ का। फिर इसमें अलाइज़ को भी मुरूद इल्ज़ाम ठहराया गया। मोनस अलाई साहब अगरचे उन्होंने इसको वेलकम किया है, लेकिन हम सब समझते हैं कि जो मारूजी हालात हैं उसमें वो भी उनसे खुश नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी आइडियल सी सिचुएशन बन रही है अपोजिशन के लिए। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आप अपोजिशन इस सिचुएशन को पॉलिटिकली कैसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकती है, या आप क्या उसमें प्लानिंग कर रहे हैं? अब जब असम्बली के सेशंस होंगे तो गवर्नमेंट के पास ये जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, लगता नहीं है कि ये वो लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ होंगे। आपकी क्या प्लानिंग है इस सारी सूरत हाल को अपोजिशन कैसे एक्सप्लॉइट करेगी अपने हक में? समीर साहब, मैं इससे सिर्फ एक चीज़ पहले ऐड कर दूं आपके जवाब देने से पहले। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, परसों
के दिन, पीर के दिन, ये परसों जो भी था, मोहित पीरजादा के साथ शेख रशीद का इंटरव्यू था चैनल 92 पर, और शेख रशीद ने ये बताया लाइव टीवी पर मोहित पीरजादा साहब को कि जब पंजाब ने सब्सिडी दे दी तो शेख रशीद के बकौल उन्होंने खुद वजीर आजम से बात की और सीरियस कंसर्न रेज किया कि जी ये क्या हो गया और इस पर आप कोई एक्शन लें। तो मैं सिर्फ ये इवेंट इसलिए बता रहा था कि वजीर आजम को कोई जनवरी या फरवरी 2020 में जाके नहीं पता चला था, ये सिलसिला चला आ रहा था सितंबर 2018 से, एंड एट नो स्टेज डिड ही रिएक्ट टू टेक एनी एक्शन, ना एक्सपोर्ट को रोकने के लिए ना सब्सिडी के हवाले से उनका कोई कंसर्न था। जहां तक ऑपोजिशन का ताल्लुक है समी साहब, हमारे लिए तो ये एक बना बनाया एक जाहिर सी बात है, वी लव दिस सिचुएशन कि गवर्नमेंट, क्योंकि जितने ज्यादा इंटरव्यू जहांगीर तरीन देंगे, जितने ज्यादा दूसरे लोग होंगे, उनके अपना एक बड़ा तबका है। आपने देखा राजा रियाज जो है फैसलाबाद के एमएनए, वो उनके हक में कूद पड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो उनकी भी एक बड़ी एक साइजेबल सपोर्ट है पंजाब में भी और फेडरल पार्लियामेंट में भी, और जाहिर सी बात है उनका अपना एक क्लाउड है जहांगीर तरीन का, तो वो इतने आसानी से तो हमारे लिए तो ये वो जितना लड़ेंगे उतना, फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे लिए तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं इस सारे उसमें जहांगीर तरीन को एक तरह से जरूर डिफेंड करूंगा, लेकिन जहांगीर तरीन का बिल्कुल इंटरेस्ट होगा और भरपूर इंटरेस्ट होगा, और ये भी मैं मानता हूँ कि उन्होंने प्रेशर भी डाला होगा, बगैर उनके प्रेशर के ये सब कुछ नहीं हुआ होगा, ना एक्सपोर्ट, ना सब्सिडी, ना कुछ। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जो लोग ईसीसी में तो नहीं वो बैठे थे, फेडरल कैबिनेट में तो नहीं वो बैठे थे, ना ईसीसी के वो चेयरमैन थे, ना फेडरल कैबिनेट की वो सरबराही कर रहे थे, ना पंजाब की हुकूमत में वजीर आला थे, तो प्रेशर डालने के लिए तो जाहिर है, आपको भी पता है माफिया का हम जो जिक्र करते हैं, कार्टल्स का जिक्र करते हैं, उनका तो हर एक का इंटरेस्ट होता है। लेकिन जो को डिसाइड किया हुआ है, जिनकी जिम्मेदारी है, असल जिम्मेदारी तो उनकी है। तो जहांगीर तरीन को भी, जहांगीर तरीन ने 58 करोड़ कमा लिए, तो जहांगीर तरीन ने 58 या किसी और ने XYZ ने कमा लिए, भाई XYZ तो कमाएगा ना, क्यों भाई, हुकूमत एक फैसला कर दी है तो गन पॉइंट पर रख के अगर उसने किया भी था, तो जो अभी बातें भी होती हैं कि जी धमकाया किया, पता नहीं क्या क्या किया क्या, आप हुकूमत में जब आते हैं, तो मैं खुद हुकूमत में रहा हूँ और मुझे पता है कि कार्टल्स का प्रेशर कैसे आता है, सब पर आता है। आप ईसीसी के मेंबर होते हैं, हर 2 हफ्ते के बाद समरीज आती है, कभी गैस की आती है, कभी फर्टिलाइजर की आती है, चीनी की आती है, राइस की आती है, हर चीज की आती है, और प्रेशर भी आता है। ऑटो सेक्टर से भी प्रेशर आता है, एविएशन इंडस्ट्री वालों को भी प्रेशर हर एक का आता है, दबा के प्रेशर आता है, डराया, धमकाया और चिमकाया, सब कुछ जाता है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप कैसे खड़े होते हैं। तो समी साहब, टू आंसर योर पॉइंट, यस, हम तो बहुत खुश हैं कि ये हो रहा है, और मैं ये भी कहूँगा टू बी फेयर कि इसमें अगर ये माने खेज तब्दीली होती है रिपोर्ट के बाद, जिसमें चाहे वो किसी हुकूमतों के वक्त की बात हो, तो सबको सामने लाया जाए, उसको मैं आपको कहेंगे कि बिल्कुल ये आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अवाम को सुकून तो मिले कि हर दफा कोई ना कोई बिलियंस ऑफ रुपीज की हेरा फेरी होती है और वो पाकिस्तान के अवाम के जेबों से निकल के जाता है, तो जिनकी जेबें भरी जाती है उनका ताल्लुक हुर्रियत है। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ तक तो बात आपकी बिल्कुल सही है जुबैर साहब, यहाँ तक तो बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हुकूमत परेशानी में जाती है, इमरान खान साहब अपनी अक्सरियत लूज़ करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त कोरोना वायरस का इशू है और बहुत सारे इलेक्शन नए कराना भी लगता है बड़ा मुश्किल है, तो कोई कंसेंसस भी हमें नज़र नहीं आ रहा इस वक्त, अपोजिशन में भी इस हवाले से कोई एक जामे पॉलिसी नज़र नहीं आ रही कि कौन, अगर अपोजिशन कोशिश करती है अपना वज़ीर आज़म बनाने की, कि उनका कौन वज़ीर आज़म हो सकता है, हुकूमत कैसे बनेगी, तो अनसर्टेनिटी जो है पॉलिटिकल, वो नहीं आप देखते कि वो ज़्यादा बढ़ेगी और एक मुश्किल सूरत हाल होगी सारी, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट भी जंप इन कर सकती है, वो भी अपोजिशन सोच रही है इन बातों पर भी। और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ये चाहता है इस वक्त अखाड़ पछाड़ हो। कोरोना वायरस मेरा ख्याल है सबसे डेडली वायरस है पाकिस्तान के अवाम के लिए,
पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, और जंग तो उस पर लड़ती है, और अभी तो ये भी नहीं पता कि वो क्या शक्ल इख्तियार करता है आइंदा चंद हफ्तों में। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में उस किस्म के असरात ना हों जैसे यूरोप में और अमेरिका में हुए हैं, चाइना में हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हम तो ये नहीं चाहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन हो कि पाकिस्तान, मतलब अभी तो माहौल ये नहीं है कि पार्लियामेंट मिल सके तो इलेक्शन तो दूसरी बात है, अभी तो असेंबली का मीट करना ही पॉसिबल बहुत ही ऐसे इस माहौल में तो पॉसिबल। अच्छा समी भाई, मुझे ब्रेक पर जाना है, 1 से 2 मिनट रह गए। मैं एक सवाल मोहम्मद जुबैर साहब से करना चाह रहा हूँ, वो ये कि हमेशा से इमरान खान साहब ये कहते थे कि चोरी की है तो सिर्फ आपने उनको सजा देने के बजाय उनसे पैसा रिकवर करना चाहिए। अभी भी वो यही बात कहते हैं, उनके वज़रा यही बात कहते हैं। तो मोहम्मद जुबैर साहब ये बताइएगा, 25 तारीख के बाद जब मुफस्सिल रिपोर्ट सामने आ जाएगी और उसमें किरदार भी सामने होंगे, किसने कितनी यहाँ पर चोरी की है, एक तरीके से मैं चोरी इसलिए कहूंगा क्योंकि मुनाफाखोरी एक तरीके से, तो आप लोग इस बात का मुतालबा करेंगे कि जितनी भी मुनाफाखोरी की गई है उसको रिटर्न किया जाए, उसको वापस किया जाए? क्योंकि अभी सिर्फ हर चीज कानून के तहत होनी चाहिए। जिस तरह अभी हम बात एक तो मैं ये बातें करती हूँ आपके नाज़रीन के लिए भी, आपकी सबसे बड़ी नॉर्मल चीज है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ ECC में ये हर रोज की, हर 10 दिन बाद की एक सिचुएशन हो सकती है कि क्योंकि हर महीने ECC में एक प्रेजेंट किया जाता है कीमतों के हवाले से, हर एसेंशियल आइटम का स्टॉक पोजीशन के हवाले से, आगे 2-3 महीने में कंजम्पशन प्रोडक्शन के हवाले से, और फिर क्या सूरत हाल नजर आ रही है 3-4 महीने के बाद, ताकि ECC वो फैसला कर सके कि वो शॉर्टेज नजर आ रही है तो इंपोर्ट करने का फैसला किया जाए, अगर सरप्लस नजर आ रहा है तो फिर उसको सरप्लस से हैंडल करेंगे। और जब भी सरप्लस होता है और एक रिक्वायरमेंट आती है एक्सपोर्ट की इजाजत दें, तो उसमें होता ये है कि अगर किसी काबीना ये पूछ जाती है कि एक्सपोर्ट करने से इस्तेकाम आएगा मार्केट में, तो होता ये है कि अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 100 रुपए टन मिसाल के तौर पर किसी की, और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है 90 रुपए, तो मैं कहूँगा मैं क्यों एक्सपोर्ट करूँ भाई, मेरा तो नुकसान होगा। वो जो 10 रुपए का फर्क है वो उसको आप कहते हैं, फिर हुकूमत कहती है कि अच्छा आपकी कॉस्ट थी 100 रुपए, इंटरनेशनल प्राइस है 90 रुपए, तो मैं हुकूमत से पाकिस्तान आपको 10 रुपए दूंगा ताकि आपको लॉस ना हो और आप भाई खुदा के लिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, आप अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और अपोजिशन किस तरह से बिहेव करेगी अभी आपने रोशनी डाली है। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी इब्राहिम साहब वापस आएंगे ब्रेक से, तो एक सवाल आपसे ये करूंगा कि जब इंट्रा इलेक्शन हो रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और उस वक्त भी जहांगीर तरीन साहब को सेक्रेटरी नामजद किया गया था, तो उस वक्त भी वजीदुद्दीन साहब ने कहा था कि ये धांधली की वजह से हुआ है, फिर कमीशन बनाया गया था जिसकी सरबराही वजीदुद्दीन साहब ने की थी, उस वक्त एक्शन नहीं लिया गया। इस दफा एक्शन लेने की वजूहात क्या हो सकती हैं, इस हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नईम असगर हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जो आज पोर्ट एंड शिपिंग के हवाले से बात हुई है, जो केस चल रहा है उस वाले से उनसे भी बात करेंगे, लेकिन समी इब्राहिम साहब की तरफ दोबारा आएंगे। समी साहब ये बताइएगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ज़ाती मामलात हैं इमरान खान साहब के और जहांगीर तरीन साहब के, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट पब्लिक की गई है। रिपोर्ट वैसे ही लीक हो चुकी थी, तो उसके बाद हुकूमत के पास कोई चारा नहीं था इसको पब्लिक करने के अलावा, और फिर अब हुकूमती नुमाइंदे इसको अपने फेवर में ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहली बार हुआ है कि हुकूमत ने नाम सामने लेकर आई है, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई मिनवन उसी को तरह से उसको पब्लिक कर दिया गया। लेकिन आप समझते हैं कि इसकी वजह कुछ और हो सकती है, इसकी वजह वो चीज़ नहीं है जो रिपोर्ट के अंदर है? देखिए, मीडिया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, हॉस्टाइल है, इसलिए कि मीडिया को कुछ नहीं मिला। जो हमेशा से माजी की हुकूमतें देती थी, मुंह भरती थी, सेठ भी राज़ी, बड़े बड़े डायरेक्टर भी राज़ी, सरकारी दौरों पे जाते थे एंकर्स, बेपनाह मराद मिलती थी, खाने मिलते थे, वो तो नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने तो किया नहीं। PM हाउस आप जाते हैं, मैं कई दफ़ा गया हूँ, कप चाय का भी नहीं मिलता, अगर एक कप चाय का ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा, बिस्किट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब ये कहना, इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि जी वो क्योंकि लीक हो गई थी, हामिद मीर साहब ने तो ट्वीट ही कर दिया एक शो का नाम लेके, क्योंकि वहाँ पर लीक हुई थी तो इसलिए हुकूमत के पास कोई चारा नहीं था। अगर इतनी बेबस ये हुकूमत है
कि एक चैनल का बंदा, एक तो ये चैनल ने लीक नहीं की। अच्छा। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा। ये नून लीग का प्रोपेगेंडा है, ये अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहता हूँ, किसी जर्नलिस्ट ने कोई तीर नहीं मारा। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ने खुद, शहजाद अकबर साहब ने भी बताया, इमरान खान साहब के ऑर्डर पर लीक हुई है। इसका एक पूरा, इसकी एक वो क्रोनोलॉजी है। अगर आप देखें, एक कमेटी बनती है, फिर दूसरी कमेटी बनती है, फिर उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस, फिर उसमें ISI का नुमाइंदा, फिर इमरान खान की सारी स्टेटमेंट्स कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये तो सहाफ़ी, इन्होंने तो मजाक बनाया हुआ है ये तो, क्योंकि इतने ज़्यादा लफाफे फटते हैं, इतने ज़्यादा, ये एवरीथिंग इज़ सो मच पेड। और ये चैनल्स जो हैं, ये इस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन देने का ज़रिया नहीं है, ये नैरेटिव बनाने का ज़रिया है। इमरान खान साहब कुछ भी कर लें, ये वो जो सारे कॉलम निगार हैं, मैं अब किसी एक का क्या नाम लूँ, या वो जो सारे एंकर्स हैं, वो बैठकर तवा बजाते हैं। और अगर उनसे कुछ कहा जाए जवाब में, तो फिर कहते हैं कि जनाब कोर्ट में चले जाएं, इसलिए कि हम तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कैंपेन चल रही है। यानी खुद जो मर्जी बात करें, लेकिन किसी दूसरे को। तो पहली जो बात आपने की है ना कि जी ये तो एक लीक हुई है, बिल्कुल अब्सर्ड है। ये आप एक BS टॉक है जो ये बात करता है कि जी ये मीडिया के लीक होने की वजह से गवर्नमेंट ने इसको किया। सबसे पहले तो ये। दूसरी बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब एक नॉन इलेक्टेड आदमी थे और वो उनका बहुत इन्फ्लुएंस था, तो वो बहुत सारे लोग इस बात से खुश नहीं थे। आज़म खान साहब खुश नहीं थे, और क्योंकि फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब की कोशिश ये थी कि वो अपने दोस्तों को गवर्नमेंट में ले आए, क्योंकि वो आके कहते थे कि हमें एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए। और यहाँ पर हमें पता है पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स का क्या मतलब है। आप अपने क्रोनीज़ को, अपने दोस्तों को बड़ा किसी भी फील्ड का माहिर बना के ले आते हैं, उन्हें एडवाइज़र बना देते हैं, स्पेशल असिस्टेंट, और फिर वो ब्यूरोक्रेसी पर आके हुकूमत करता है। तरीका वारदात थोड़ा सा मुख्तलिफ था। शहबाज शरीफ साहब ने ये किया था कि उन्होंने जो 18-19वें ग्रेड के आदमी थे ना, उनको 21वें-22वें ग्रेड में लगा दिया था, और ताकि वो उनका हमेशा ताबेदार रहे। तो ये वैसे ही ब्यूरोक्रेसी से बाहर के लोग लाना चाहते थे, इसको ब्यूरोक्रेसी ने रेजिस्ट किया। तो ये था मामला, ये भी जो इंटरनल चीज़ थी वो थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नंबर गेम कम होने के बावजूद इमरान खान ने इस रिपोर्ट को पब्लिक किया। अभी ब्रेक पर जाने से पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ थे, और वो, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। वो अपोजिशन के चंद उन लोगों में से हैं जो बड़ी खुल के खरी बात करते हैं। उन्होंने एक बात कही जी कि जी सब्सिडी का फार्मूला बताया उन्होंने कि जी वो कारोबार होता है, उसमें नुकसान हो रहा होता है, तो फिर हुकूमत आती है। मुझे ये बताएं, ये प्राइवेट कारोबार पाकिस्तान के क्या सारे उनमें सब्सिडी मिलती है? मैंने कल भी ये बात कही थी। आप सब्सिडी सिर्फ उनको देते हैं जो MNAs हैं, जो हुक्मरान ख़ानदान हैं। शुगर में वो हैं तो वो सब्सिडी ले जाते हैं। अब टेक्सटाइल वाले भी जो हैं, एक बहुत बड़ा माफिया है, चैनल वेल्स भी उनके पास हैं, वो भी आके 2-2 साल के बिजली के बिलों में रियायत ले जाते हैं। किसको नहीं मिलती रियायत? वो गरीब दुकानदार है जो सड़क पे बैठा हुआ है, जिसको इनकम टैक्स भी तंग करती है आके। अभी मैंने कल भी ये सिनेरियो पेंट किया था सलमान। इस वक्त कारोबार बंद हैं, इस वक्त लोगों के पास जो सैलरीज, जो एक छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 10-10, 15-15 जिनके पास मुलाजम हैं, वो बिजनेसेस बंद हैं। वो कहाँ से उनकी तनख्वाह देंगे? क्या गवर्नमेंट अब उनको सब्सिडी दे रही है? तो ये सब्सिडी के नाम पे करप्शन है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि ये जो सारा क्राइसिस है, इमरान खान ने इस रिपोर्ट को पब्लिक किया है एंड ही इज ऑल आउट टू गो एंड पनिश दीज पीपल, ताकि पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम हो कि जिन लोगों को वो वोट देते हैं वो अपने कारोबार की प्रोटेक्शन करते हैं, अपने बिजनेस की प्रोटेक्शन करते हैं। आप धरने के दिनों की तकरीरों को याद करें, क्या कह रहा था इमरान खान कि मैं इस मुल्क में तब्दीली चाहता हूं, जो ग्रॉस रूट लेवल पर लोगों को ओनरशिप मिले, और अगर सब्सिडी मिले तो उस गरीब आदमी को मिले, जो उस किसान को मिले जो इस जमीन का सीना चीर के मेरे और आपके लिए फल और फ्रूट पैदा करता है, या उस फैक्ट्री वाले को मिले जो वहां पर मजदूर है, जो मेहनत कर रहा है, पता नहीं किस टेम्परेचर में मेहनत कर रहा है, और जो बेनिफिट है उस फैक्ट्री का वो उसको नहीं मिलता। ये इमरान खान इसलिए ये सब कुछ कर रहा था। तो ये प्रोपेगेंडा तो बहुत होगा। यहाँ पर भुट्टो को फांसी दे दी गई इसलिए कि उसने गरीब आदमी की बात की थी। आज भी ये कहते हैं, ओने जी देखो जी उसने क्या किया, लोगों को जी गुंडा बना दिया, लोग घुसाते थे, लोग ये करते थे। ये वो लोग घुसाते थे जो सताए हुए लोग थे, जो जिनको एक्सप्लॉइट आप कर रहे थे। ये पाकिस्तान में जंग दो तबकों की है, एक गरीब तबका और एक अमीर तबका। ये अमीर जिस पार्टी में भी हो, ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। कानून साजी ऐसी होगी,
SRO इस तरह से निकलेंगे कि फ़ायदा उन्हीं को होगा। सलमान, ये समझने की ज़रूरत है इस क्राइसिस में। तो ये कहना कि जी मीडिया ने, ये मीडिया क्या, ये तो सरमायादारी निज़ाम को, करप्ट ब्लैक मनी को फ़रोग़ करने के लिए ये काम कर रहा है। आप जाए ना, ज़रा खाते खोलें ना चैनल्स के कि कहाँ से पैसे आए, कितने बिजनेसेस हैं। हर चैनल जो बड़ा है अपने दफ्तर के सामने सड़क पे पार्किंग लगाता है, कोई रोक सकता है उसको? मुझे याद है डेविस रोड से जब हम गुजरते हैं, अगर जंग अखबार का ट्रक आ रहा हो तो पूरी डेविस रोड रुक जाती है, न्यूज़ प्रिंट लेके आ रहा हो, वहाँ पर आप गुजर नहीं सकते। ये अपनी मर्जी से आगे सीमेंट के ब्लॉक्स डाल लेते हैं। मैं क्या 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 चीज़ आपको बयान करूँ? तो ये छोड़ें मीडिया को, लेकिन आम आदमी, मेरी सड़क पर जिस बंदे से भी बात होती है वो समझता है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है और ये जंग है किसके दरमियान। तो अपोजिशन समझती है शायद इसी वजह से उनका रवैया थोड़ा ठंडा सा है, मतलब उन्होंने इतना कोई एग्रेसिव रोल प्ले नहीं किया। ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जो इमरान खान साहब ने एक्शंस लिए इस रिपोर्ट के बाद, और या फिर मुफस्सिल रिपोर्ट जो सामने आएगी 25 के बाद, उसके बाद जो ठंडे नहीं सलमान, वो ठंडे इसलिए हैं। देखिए, मैंने जुबैर साहब से भी, मैं आपका सवाल समझ गया, सॉरी बीच में बोल पड़ा। नहीं आप मैंने जुबैर साहब से भी ये कहा था कि ये बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा हाँ जी हमारे लिए तो बड़ी ये लवली है, लेकिन अब वो तैयार कैसे होंगे? उनके पास कोई, देखें, वो इस वक्त मसला ये है कि अगर बारी आएगी वज़ीर-ए-आज़म बनने की या हुकूमत में आने की, ये हुकूमत को गिरा तो लेंगे इसलिए कि 4 बंदे टूट के इधर आ जाएं तो वोट पूरा नहीं रहेगा इमरान के पास, आगे बनेगा कौन? इस पर तो ये लड़ मर जाएंगे। ये क्या, किस तरह ये चलेंगे आगे? तो अभी तक ये ठंडे इसलिए हैं कि कोई पॉलिसी बना नहीं सके। और दूसरी बात यह है कि माजी में हमेशा ये हुआ है उसी वक्त जब एजेंसी साथ होती थी। ये तहरीकें जो चलती रही हैं, ये जो चीफ जस्टिस की वो जो थी तहरीक इफ्तिखार चौधरी की, हम सबको पता है कि उसके पीछे जनरल इशफाक परवेज़ कियानी थे, उसके पीछे ये सारे के, और फिर देखें वो उन्हीं के फ़ोन पर वो तहरीक ख़त्म हुई। जिन्होंने शुरू करवाई थी उन्होंने फ़ोन करके ख़त्म की। अभी एजेंसीज ऐसा कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की MI, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, वो बिल्कुल इस गेम में इस तरह से नहीं है कि इस हुकूमत को बनाएं, इस हुकूमत को गिराएं। तो प्रॉब्लम ये है, ये ठंडे इसलिए हैं कि कहीं से इशारा नहीं हो रहा। कहीं से इशारा हो जाए तो ये इतने गर्म हो गए कि मैं और आप तो बोल ही नहीं सकेंगे अगर ये प्रोग्राम में आ जाए। तो अभी आने वाले दिनों में फिर आप क्या देख रहे हैं? 25 के बाद के इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बस कार्रवाई होगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, जैसे अपोजिशन भी इतना वावेला नहीं करेगी। इसी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे, इसी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे। इनकी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हैं। ये मैं आपको बताऊं, जो लोन कमीशन की रिपोर्ट आ रही है उसमें ये सारे मगरमच्छ एक्सपोज होंगे। और सलमान, इसमें कमाल की बात ये है कि ये सब मिलके करते हैं। इसमें पीपल्स पार्टी हो, इसमें ये तहरीक इंसाफ का जो ये इलेक्टेबल ग्रुप है, जिसकी खुद जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है, मैं जो कुछ भी मैंने इंप्लीमेंट करना है वज़ीर-ए-आज़म बन के ही करना है ना। तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उन्होंने बिल्कुल खुल के वो जो उनकी फ़िलॉसफी थी, देखें इस बात को समझें, इमरान खान ने अपनी फ़िलॉसफी चेंज नहीं की। जहांगीर तरीन उसका बहुत करीबी दोस्त, उसके जहाज सब कुछ, मखदूम खुसरो बख्तियार, वो सारे सदरन MPs MNAs लेके आए। लेकिन अगर FIA ने कहा है कि जनाब इन्होंने बनाया माल बनाया, तो वो कहते हैं रिपोर्ट आएगी, फोरेंसिक आएगी और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और फिर लोन कमीशन पे किसको बनाया? डिप्टी जो चेयरमैन नैब थे हुसैन असगर। जो लोग हुसैन असगर को जानते हैं वो ये उनको पता है कि कोई मामला हो और अगर हुसैन असगर साहब के वालिद भी उनके पास आ जाएं तो वो कभी भी उस पर वो नहीं करेंगे कंप्रोमाइज़। देखें ये चंद वाजिद ज़िया, मंगी साहब नैब वाले जो पिंडी के DG हैं, फिर उसके बाद ये हुसैन असगर साहब और वो दूसरे जो लोग थे, और वो फिर MI और ISI के जो नुमाइंदे थे। पाकिस्तान में अभी ऑनेस्ट लोग मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी में भरे हुए हैं, उनको खुडे लाइन लगा दिया गया है। उनको अभी आप देखें, मैं तो हैरान हूँ कि वो शख्स डॉक्टर तौकीर, उसको इन्होंने लगवा लिया DG, वो सेक्रेटरी हेल्थ इंचार्ज, वो क्वालिफाई नहीं करता था। तो वो इतना बड़ा माफिया है जिसके खिलाफ ये इमरान खान लड़ रहा है। अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे, नतायज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट तक जो इमरान ने कहा उसको उसने पूरा कर दिया, चाहे हुकूमत उसके पास रहे या ना रहे। चलें, हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ दीगर कोरोना वायरस के वाले से बात करेंगे। आज मजीद अमवात हुई है और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी गुफ्तगू की। अपनी गुफ्तगू में उनका कहना था कि 14 तारीख के बाद अगर सूबे खुद बाख्तियार तौर पर ये फैसला करना चाहते हैं, कितना ईज़ दे सकते हैं लॉकडाउन के हवाले से, तो वो खुद बाख्तियार हैं, कर सकते हैं कि नहीं, किस तरह सूरत हाल ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से ही जमा कराई गई है कि 25 अप्रैल तक सूरत हाल काफ़ी ख़राब भी हो सकती है। कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद 50,000 तक भी पहुँच सकती है। इसी पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक प्रोग्राम। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से। कोरोना के पेशेंट्स की तादाद में मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है और जो पेशेंट जो जहाँ बहक हो रहे हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। आज भी ग़ालिबन 3 अफराद कोरोना वायरस के हवाले से चल बसे हैं और इसी पर मजीद बात करेंगे। समीर इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर इब्राहिम साहब, आज इमरान खान साहब ने भी कोयटा का दौरा किया और अपनी गुफ्तगू में उनका कहना था कि सूबे बाइख्तियार हैं, वो अगर ईज़ देना चाहते हैं 14 तारीख के बाद, जो कि लॉकडाउन है मुख्तलिफ सूबों में, उस हवाले से वो ईज़ दे सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि 14 तारीख के बाद सूरत हाल इस तरह की हो जाएगी कि लॉकडाउन को मजीद एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा और मामूलाती ज़िंदगी बहाल होते रहेंगे? क्योंकि लोग हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं, पूछते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। लोग थोड़ा परेशान हो रहे हैं इस मामले को लेके। देखें सलमान, हमें सुनना चाहिए जो चाइना के जो एक्सपर्ट यहाँ पर आए हैं उन्होंने क्या बात की है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अभी मैं आपको सिंध की बात बताता हूँ जो अभी तक डाटा सामने आया। 3 जगह हैं, एक तो कराची है, सखर है और शायद कोट मोहम्मद है, क्या इस जगह मोहम्मद टंडो मोहम्मद खान जिसका नाम है जगह। वहाँ पर 900 साढ़े 900 मरीज़ हैं और बाकी इलाकों में सिर्फ 30-40 पेशेंट हैं। अब सिंध हुकूमत को ये चाहिए कि वो फौरी तौर पर जहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया कोरोना, उनको वुहान की तरह लॉक कर दे। और यही चाइना के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपको एक तो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करना होगी। अब सिंध गवर्नमेंट के पास टोटल 6000 किट्स हैं, तो आप देखें आबादी कितनी है, पंजाब के पास कितनी किट्स हैं। हमारी टेस्टिंग ही नहीं हो रही, हमें पता ही नहीं है। और देखें सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश हुई है उसके मुताबिक 50,000 तक पेशेंट हो जाएंगे अगले 1-2 हफ्तों में। और आज इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अप्रैल के एंड तक हमें ये खदशा है, हमें ये डर है कि हमारे पास हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होगी। तो ये एक बड़ा खौफनाक चीज़ है, इसको ईजी ना लें। ये लॉकडाउन आप ख़त्म करने की क्या बात कर रहे हैं? मुझे ये बात बताएं, एक बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं अभी तक निकला और लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा? क्यों, कैसे ख़त्म हो जाएगा? अगर ख़त्म होना है तो फिर अभी जो आप कर रहे हैं ये गलत है। ये आप देखें, लर्न करें, आप इटली से लर्न करें, अमेरिका को देखें, दुनिया की सबसे बड़ी पार 1500 से 2000 बंदा डेली मर रहा है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आज मुझे मेरे भाई ने बताया लास वेगस से, मेरा एक इंतहाई अच्छा दोस्त, प्यारा दोस्त राजा, वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, दवाई लेके गया, घर पहुंचते कोरोना से नमूनिया हुआ एंड विद एन आवर्स ही डाइड। मैं फेसबुक खोलता हूं तो न्यूयॉर्क से जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी तस्वीरें देखता हूं, लगी होती हैं कि ये भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहे। अल्लाह से डरें भाई, ये आप एहतियात करें, ये एक आफत है। मैं डराने की बात नहीं कर रहा, ये गलत कर रहा है जो भी कह रहा है कि लॉकडाउन, ये तो आपको वुहान की तरह करना पड़ेगा। शऊर बेदार करने की चाइनीज हैव टोल्ड यू, लिसन टू चाइना, बिल्कुल, एंड लिसन टू चाइना जिन्होंने कंट्रोल किया है। डोंट पे अटेंशन टू व्हाट ट्रम्प इज सेइंग, क्योंकि वहां पे तो मर रहे हैं लोग। सारी तो ये कह रहे हैं कि अगर 2 लाख बंदे मर गए तो हम जंग जीत जाएंगे। इसका मतलब ये है हुकूमत हर तरह से रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। आज भी इमदादी पैकेज का ऐलान किया, लेकिन ताजर बिरादरी दूसरी तरफ कह रही है कि हम 14 दिन के बाद, आपके पास 14 तारीख के बाद अपने कारोबार खोल देंगे क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। तो एहतियात से देखिए, कारोबार खोल लें, बात क्या है एहतियात। आप मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, दुकानों में खुद अगर ज्यादा रश है तो मत जाएं, आप ग्लव्स पहने, बिल्कुल कारोबार खुलना चाहिए। इसके ये नहीं है कि कारोबार बंद कर दें, लेकिन आप अपने ऊपर वो एहतियात करें। और जिन इलाकों में ये ज्यादा हो गई है वहां पे तो लॉकडाउन कर दें, वहां पे कोई मास्क वास्क का चक्कर नहीं है। अब न्यूयॉर्क में क्या है, एयरबोर्न हो गई है। मेरी वाइफ की एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, मुझे डॉक्टर अजरा, उन्होंने वो बताया उसने मुझे कि वो भी बीमार हो गई हैं। मुझे बताएं यार, हमारे अपने घरों के बच्चे, मतलब ये बहुत खतरनाक और खौफनाक सिचुएशन है ये जो मैं आपको नाम ले लेके बता रहा हूँ। इट्स नॉट ईजी। आप जो बिल्कुल जहां पर बीमारी है उसे लॉकडाउन करें, कर्फ्यू लगाएं, और बाकी हर जगह पे खुदा के लिए एहतियात करें। एहतियात, भले कारोबार करें लेकिन एहतियात करें। ठीक है, एक और मामले का जिक्र करते हैं क्योंकि हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। नईम असगर बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कराची पोर्ट ट्रस्ट के हवाले से चेयरमैन की तकर्री के मामले पर आज केस की समाअत हुई है। इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि समाअत तो खैर मुलतवी हो गई है 16 अप्रैल तक। क्या डिटेल्स हैं आज की समाअत के हवाले से? जी बिल्कुल, आज की समाअत से पहले मैं आपको
पिछली जो गुज़श्ता समाअत हुई थी उसके हवाले से बताता चलूँ कि कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन जमील अख्तर को ओहदे से हटाया गया और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। 27 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमील अख्तर को ओहदे से हटाने का जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया। उन्हें ओहदे पर बहाल करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए और उन्हें कहा कि आप जवाब जमा करवाएं। आज जब ये समाअत हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस केस की समाअत की और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि 2 नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं चेयरमैन KPT की तकर्री के हवाले से, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि 2 नोटिफिकेशंस किस तरह हुए। और जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि चूँकि इनकी तकर्री नोटिफिकेशन के मुताबिक इनकी तकर्री 2 साल के लिए हुई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 साल के लिए तकर्री, ये तो एक वफाकी काबीना ने भी कहा था, इसको अप्रूव किया था, ये 3 साल के लिए तकर्री हुई थी। इसका मतलब है आपने 2 साल का जो नोटिफिकेशन जारी किया है ये जाली है। इसके बाद वजारत जो मैरीटाइम अफेयर्स की वजारत का नुमाइंदा जो अदालत में पेश हुआ था, उन्होंने बताया अदालत को माज़र जी, उन्होंने बताया कि वजारत में KPT में ऑडिट के लिए वफाकी वज़ीर ने ऑर्डर किया था और उन्होंने हुक्म दिया था कि इसको ऑडिट किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी वज़ीर के पास क्या इख्तियारात हैं कि वो इसको ऑडिट कर सकते हैं। तो इस सवाल पर ये सवाल करते हुए चीफ जस्टिस ने समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है और तमाम फ्रीकैन को कहा है कि वो जवाब जमा करवाएं। जी बहुत शुक्रिया, आप सारी सूरत हाल से इस हवाले से आगाह कर रहे थे और प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचा है। समीर इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। घर में रह रहे हैं, अपने आप को महफूज रखें, कोरोना वबा फैली हुई है और लॉकडाउन ख़त्म करने की बात हो रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ हर गुजरते दिन के साथ इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है, पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लोग लॉकडाउन को सीरियस नहीं ले रहे हैं। 5 बजे तक हुकूमत ने आपको रिलैक्सेशन दी हुई है कि 5 बजे तक आप बाहर निकल सकते हैं, चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।